आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना ज़रूरी भी है और एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको पहले दे दूं कि आज जो भी लेक्चर होगा इस लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम की लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है उसमें जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप इस लेक्चर की पूरी कंप्लीट पीडीएफ ज्वाइन कर लें, डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं या आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में विज़िट कर रहे हैं या आप नए नए विद्यार्थी हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पे आपको क्या मिल पाए, नोटिफिकेशन मिल पाए और आपको जानकारी समय में मिल पाए और आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर पाए। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक के बारे में। हम क्या है आज का टॉपिक? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, चाहे आप एमपीपीएससी दे रहे हैं, कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं तो सारे पेपरों में, सारे एग्ज़ाम में गुप्त साम्राज्य एग्ज़ामिनर का एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। यहाँ से आपको प्री में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ ईस्ट वाले टॉपिक से आपको 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। चाहे यहाँ की राज्य व्यवस्था के बारे में देखने को मिलेगा, चाहे इनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में, या इनके शासकों के बारे में, या उनकी उपाधियों के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में आज हम जानेंगे, परंतु गुप्त साम्राज्य को समझने से पहले हम पहले गुप्त साम्राज्य के उदय के कारण समझेंगे। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि जब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ उस समय भारत की स्थिति क्या थी और कौन सी ऐसी वजहें आ गई जिस कारण से गुप्त साम्राज्य का अस्तित्व आया या इसका उदय हुआ। तो सर्वप्रथम हम गुप्त साम्राज्य को डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। अधिकतर किताबों में क्या होता है कि आपको सीधे गुप्त साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, परंतु हम जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उन कारणों को समझना ज़रूरी होगा ताकि आपको ये टॉपिक एकदम रेलेवेंट लगे, आपकी लिंक कहीं से कहीं तक ना टूटे। तो सबसे पहले हम समझेंगे गुप्त साम्राज्य के उदय के कारण। उदय के कारण, इसके साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि इसके पूर्व में भारत की स्थिति क्या थी। जब गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा था तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी और क्या क्या ऐसे कारण वहाँ पे रहे होंगे जिस कारण से इसका उदय हुआ। गुप्त साम्राज्य दरअसल उदय इस कारण से होता है, या उसकी अगर हम सीधे सीधे बात हम वजह को समझें तो ये जो भारत का ये जो उत्तरी वाला भाग था, अगर हम भारत का यहाँ पे ऐसा नक्शा नॉर्मली रूप से बनाएं तो ये जो भारतीय वाला हिस्सा है, ये वाला, जहाँ पे आपका अफगानिस्तान, जहाँ पे आपका क्या है पाकिस्तान, इस वाले साम्राज्य में आप लोगों ने पहले देख चुका था कि यहाँ से आपने कुषाणों को देखा। कुषाण साम्राज्य ने यहाँ पे क्या किया, पूरा राज किया, साथ ही साथ फिर यहाँ से भारत के अंदर उन्होंने आक्रमण किया। उसी के साथ अगर हम दक्षिण में आके देखें तो दक्षिण में हमने देखा था कि सातवाहन वंश यहाँ पे एक प्रमुख राजनीतिक राजवंश के रूप में उभरा। ये दोनों शासन इस समय भारत के अंदर क्या कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। अभी गुप्त साम्राज्य का उदय नहीं हुआ है, अभी हम पहले उसकी पृष्ठभूमि समझ रहे हैं। सातवाहन वंश और उत्तर में, दक्षिण में सातवाहन वंश और उत्तर में कुषाण वंश, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्तियाँ थी। इन साम्राज्यों ने क्या किया, जिस समय तक ये भारत में जब यहाँ पे राज्य कर रहे थे, यहाँ पे अपना पूरा इनका अस्तित्व था, उस समय ये अपने अपने क्षेत्र की बहुत बड़ी शक्तिशाली शक्तियाँ थीं। इन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे राजनीतिक या आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ किया, बल्कि इनका बोलबाला चारों तरफ होता था। दक्षिण में उत्तर के बारे में जानकारी मिलती थी, उत्तर में दक्षिण के बारे में चर्चा होती थी। तो ऐसा इनका क्या था, ओवरऑल एक बड़ी शक्ति के रूप में इनको जाना गया। ये मैं बात कर रहा हूँ दूसरी तीसरी शताब्दी के बीच की बात कर रहा हूँ, तीसरी शताब्दी लगभग आप इसको कह सकते हैं। फिर क्या होता है, जब कुषाण वंश और सातवाहन वंश, ये दोनों वंश क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दरअसल कहानी ऐसी है कि कुषाण वंश और या सातवाहन वंश और गुप्त साम्राज्य, इन दोनों साम्राज्य, इनके अंत और इनके उदय, इन दोनों के बीच का जो समय रहा है, इसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। इतिहासकारों के पास इसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, या उसके उल्लेख जो हैं या उसके साक्ष्य जो हैं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है।
इसी कारण से बहुत अधिकतर इतिहासकार, बड़े बड़े विद्वान इस काल को क्या कहते हैं, ये कि एक अंधकार युग है, भारतीय इतिहास का एक अंधकार काल रहा है, अंधकार युग रहा है। और इस युग को वो युग कहते हैं कि जिस समय की हमें कोई साक्ष्य प्रमाण हमें ना मिल पाए हों, जहाँ की हमें कोई जानकारी ना मिल पाई हो, उस वाले काल को हम क्या कहते हैं, अंधकार युग कहते हैं। परंतु फिर भी इस समय में जो भी चीज़ें हमें मिली, अब हमको अभिलेख मिले, कुछ मात्रा में सिक्के मिले, उन सभी सिक्कों के अध्ययन, उन अभिलेखों के अध्ययन करने के बाद जो बात हमारे सामने आती है, हम उनको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जिक्र करेंगे और वही मुख्यतः कारण रहे होंगे, संभवतः हम ऐसा मान के चलते हैं। तो कुषाण वंश के अंत के बाद 3री शताब्दी के अंत में एक तो सातवाहन वंश आपका क्या हो गया था, पतित हो गया था, खत्म हो गया था। ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कुषाण वंश भी लगभग 4वीं शताब्दी की शुरुआती दौर तक कुषाण वंश भी क्या हो गया, पूर्ण रूप से अंत हो गया। कैसे हुआ, ये चीज़ हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जब कुषाण वंश इस वाले क्षेत्र में क्या कर रहा था, अपना राज कर रहा था, यहाँ पूरे इस क्षेत्र में जब कुषाण वंश यहाँ पे शासन कर रहा था, तब इस वाले क्षेत्र में एक सासानी साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, सासानी साम्राज्य। तो 3री शताब्दी के अंत में, और आप ये कह सकते हैं कि 4वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में क्या हुआ कि कुषाणों का अंत होना चालू हो गया और उसकी जगह क्या हुआ, एक सासानी साम्राज्य की स्थापना हो गई, जो कि फारस वाले क्षेत्र से आए हुए थे। इसके बाद अगर हम देखें तो दक्षिण वाले क्षेत्र में भी हमने देखा कि बहुत छोटे छोटे राज्यों की यहाँ पे क्या होने लगी, उत्पत्ति होने लगी। कुल मिला के अगर हम ये देखें कि कुषाणों के अंत और गुप्त साम्राज्य के उदय के पहले बहुत छोटे छोटे ऐसे राज्यों का उदय हुआ अपने अपने क्षेत्रों में, जिन्होंने क्या किया, अपने अपने क्षेत्र में राज्य किया। इस दौरान फिर ये होता है कि जब छोटे छोटे राज्यों की यहाँ पे उत्पत्ति हो जाती है, छोटे छोटे साम्राज्य यहाँ पे जब बन जाते हैं, तो बन जाने के बाद फिर ऐसा समझ में आता है कि अब ऐसी कोई बड़ी मात्रा में कोई बड़ी शक्ति भारत में नहीं रह जाती है कि जो भारत में क्या कर सके, राज्य कर सके। ये सासानी साम्राज्य भी उत्तर वाले क्षेत्र में राज्य कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा चोल, पांड्य ऐसे छोटे छोटे साम्राज्य यहाँ पे क्या कर रहे थे, राज्य कर रहे थे। फिर उनके पतन के बाद फिर छोटे छोटे साम्राज्य यहाँ पे क्या हुए, उनका उदय हुआ। कुल मिला के 4वीं शताब्दी की शुरुआती वाले दौर में क्या हुआ, भारत में ऐसा कोई भी साम्राज्य, ऐसा कोई भी राजवंश नहीं बचा जो कि एक बड़ी शक्ति के रूप में हमें देखने को मिलता। जबकि कुषाणों ने भारत में लगभग 4वीं शताब्दी के अंत तक राज्य किया है। ये बात हम पहले कुषाण वंश के टॉपिक में पूरा चर्चा कर चुके हैं कि कुषाण वंश में भारत में लगभग 4वीं शताब्दी तक उन्होंने राज्य किया है। परंतु कारण ये है कि जिस समय 4वीं शताब्दी शुरुआत हो जाती है, उस समय कुषाण वंश की शक्ति वैसी नहीं रह जाती है जैसी रहना चाहिए, क्योंकि कुषाण वंश शुरुआत में बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ, परंतु छोटे छोटे साम्राज्यों ने क्या किया, उसे हर जगह से ख़त्म करना चालू कर दिया। इस कारण से कुषाण वंश क्या रहा, वैसा कुषाण वंश नहीं रह गया, वैसा शक्तिशाली, वैसा पराक्रम उसके राजाओं में अब नहीं रह गया, उसके उत्तराधिकारियों में, कि जैसा पहले माना जाता था। तो 4वीं शताब्दी की शुरुआत पीरियड में क्या हुआ, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, जितने राजवंश थे, इनकी एक पराक्रम वाली ताकत देखने को नहीं मिली। तो भारत के अंदर अब हमारे पास कोई साम्राज्य नहीं है। तो इन्हीं परिस्थितियों में जिस समय संपूर्ण भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था, छोटे छोटे साम्राज्य आपस में लड़ के बड़ी शक्तियों के रूप में उभर रहे थे, इसी दौरान एक साम्राज्य का उदय होता है, जिस साम्राज्य का नाम है गुप्त साम्राज्य, द गुप्त एम्पायर। जब गुप्त साम्राज्य यहाँ पे उदय होने लगा, गुप्त साम्राज्य का यहाँ पे वर्चस्व कायम होने लगा, तो अब सवाल हमारे सामने ये उठ के आता है कि हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। पता भी तो होना चाहिए ना हमें कि भाई ये सारी जानकारी आप कहाँ से बता रहे हैं, किन स्रोतों का आप उपयोग करके हमें ये जानकारी दे रहे हैं, इतिहासकारों ने किन चीज़ों को देख के हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया है। ये हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है। तो इस प्रश्न का सीधा जवाब है कि हमने उदय का कारण समझा, किस कारण से हुआ। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस साम्राज्य के उदय के कारण तो हमने देखे, परंतु इसके जो स्रोत हैं, ये स्रोत क्या हैं, किन किन स्रोतों से गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सीधा सा जवाब है, जैसे कि आपने सारे जितने भी साम्राज्य के बारे में, राजवंश के बारे में पढ़े हैं, तो उसका एक मुख्यतः आपने देखा होगा कि हमें किसी भी राजवंश के बारे में जो जानकारी मिलती है
वो या तो आपको पुरातात्विक साक्ष्य में मिलती है, या वेद पुराणों में मिलती है, या फिर आपको मिलेगी कैसे जो विदेशी यहाँ यात्री आते हैं उन्होंने जो विवरण किया है इन साम्राज्यों के बारे में, इन राजवंशों के बारे में, उन चीज़ों से हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो सिमिलर इसी प्रकार से ही गुप्त साम्राज्य के बारे में भी जो हमें जानकारी मिलती है या उसके बारे में जो हमें उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है हमें साहित्यिक चीज़ों में, या फिर उनके पुरातात्विक साक्ष्यों में, या फिर हमें कुछ विदेशी विवरणों में, जिसमें से मुख्यतः चीनी यात्रियों का ज़्यादा यहाँ पे वर्चस्व देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग इन गुप्त साम्राज्य के शासकों के दरबार में आए भी थे। उन्होंने यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों का वर्णन भी किया। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने द्वारा लिखी गई किताबों में बराबर इसका उल्लेख किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि चीनी यात्रियों के द्वारा जो किए गए विवरण हैं, जिसमें से मुख्यतः मैं आपको नाम बताऊंगा, वो सारे के सारे उन चीज़ों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम साहित्यिक स्रोतों की अगर हम बात करें, पहले ये समझ लें कि जो स्रोत जो मैंने आपको बताया है वो कौन कौन से स्रोत हैं, जिसमें से एक आपका क्या होगा, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक एक स्रोत आपका होगा, पुरातात्विक आपका होगा। पुरातात्विक का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई सिक्के मिले हैं, कोई अभिलेख मिले हैं, तो वो आपके पुरातात्विक साधन कहलाते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। साहित्यिक स्रोत आप उन्हें कहते हैं जिसमें कोई लिखित जानकारी आपको मिलती है, जैसे आपके वेद हो गए, पुराण हो गए, ये सारी चीज़ें आपके साहित्यिक स्रोत में आती हैं। तीसरी जानकारी हम ये मानते हैं कि चीनी यात्री या विदेशी यात्री कह दीजिए आप, चीनी नहीं, विदेशी यात्रियों के द्वारा जो यहाँ यात्रा की गई है, तो विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विवरण दिए गए हैं उनके द्वारा हमें इनकी जानकारी मिलती है। इनमें अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोतों की, तो इनमें सबसे प्रमुख माना जाता है पुराणों को, क्योंकि पुराणों में गुप्त साम्राज्य के शासन के बारे में जो प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है पुराणों में, जो कि आता है साहित्यिक स्रोत के अंदर। इसी की अगर हम बात करें तो विशाख दत्त की एक रचना है जिसका नाम है देवचंद्रगुप्तम, उसमें भी हमें गुप्त साम्राज्य के जो शासक रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त, इन दोनों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देखने को मिलती है। साथ ही साथ कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जिसमें भी गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऐसे बहुत सारे हमारे इनके लिए साहित्यिक स्रोतों के अंदर चीज़ें आती हैं जहाँ से गुप्त साम्राज्य के बारे में आप पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ अगर हम देखें पुरातात्विक साक्ष्यों में, जिसमें से आपके मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारकें हो गई, जो भी आपकी स्मारकें हो गई, ये सारे की सारे चीज़ें आपकी किस में आती हैं, पुरातात्विक साक्ष्य में आती हैं। तो इन चीज़ों से जो जानकारी हमें मिलती है, इनमें जानकारी कैसी मिलती है कि अभिलेखों में अगर कुछ चीज़ें हमें लिखी मिली हुई है गुप्त शासकों के द्वारा, तो उन चीज़ों से हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस समय ऐसा ऐसा हुआ होगा। सिक्कों में अगर कोई आकृति हमें देखने को मिल रही है, किसी राजा का नाम अगर हमें उसमें देखने को मिल रहा है, या कोई ऐसी स्पेशल कोई आकृति या उनका चित्र हमें देखने को मिल रहा है, तो इन चीज़ों से हम अनुमान लगा पाते हैं कि यार पुरातात्विक साधनों में जो सिक्के हैं, तो वो सिक्के हमें उस समय की स्थितियों का वर्णन करते हैं। स्मारकें जो कि वहाँ की कला साहित्य के बारे में हमें बताती हैं कि इस समय राजाओं के मन में क्या चल रहा था, जिस हिसाब से उन्होंने पूरी डिज़ाइनें बनवाई हैं। ये सारी चीज़ें हमें पुरातात्विक साधनों में मिलती है। अगर इसका एक उदाहरण दूँ मैं आपको, तो स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है जूनागढ़ वाला, जिसमें ये बराबर बताया गया है कि सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण कराया था स्कंदगुप्त ने, उसके बारे में आपको जानकारी वहाँ से मिलती है। तो ऐसी काफ़ी कुछ जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से आप सिक्के, अभिलेख, या फिर आप किनको मान सकते हैं, स्मारकों को, इनको आप मुख्य रूप से इस कैटेगरी में रखते हैं। विदेशी यात्रियों की अगर हम बात करें इसी कैटेगरी में, तो विदेशी यात्रियों में जो सबसे मुख्य रूप से माना जाता है उनको चीनी यात्रियों को माना जाता है, जिसमें से चीनी यात्री में जो सबसे पहले जिन्हें हम मानते हैं उनका नाम है फयान। फयान ने क्या हुआ था, ये व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जब उसका शासन होता है भारत में, तो उस समय ये भारत आता है, और भारत आने के बाद ये उस समय की पूरी चीज़ों का वर्णन करता है। इसी के बाद एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भी आते हैं भारत में। ह्वेनसांग भी इसी कैटेगरी में एक चीनी यात्री हैं, जो कि गुप्त साम्राज्य के शासकों के समय में यहाँ भारत आते हैं और भारत की स्थिति का वर्णन करते हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने ये बताया कि नालंदा जो
विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की, किस समय की, ये सारी की सारी जानकारी हमें ह्वेनसांग द्वारा ही मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्रोत हम जिन चीज़ों को मान रहे हैं उनमें से जो मुख्य कैटेगरी हमने रखा है साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों में, और विदेशी यात्रियों में भी फाहान और ह्वेनसांग जिनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं, जिसमें से एक सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था। तो ये आपसे सवाल कई बार पूछा जाता है कि जो कि फाहान है, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आके उस समय की राजनीतिक स्थितियों के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन किया। गुप्त काल में कुछ सिक्कों के बारे में विशेष जानकारी है, जिसमें से आप ये कह सकते हैं कि गुप्त काल के समय में जो मुद्राएं हमें मिलती हैं वो सोना, चांदी, तांबा इन तीनों धातुओं में मिलती है। जिसमें से सोने के जो मुद्राएं होती थी, सोने के जो मुद्रा होती थी, सोने की मुद्रा को उस गुप्त काल के शासनकाल में दीनार कहा जाता था। सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। चांदी की अगर मुद्रा की बात करें तो चांदी के जो सिक्के होते थे तो उस समय गुप्त काल के समय में इन्हें क्या कहा जाता था? रूपक, रूपक या रूप्यक, ऐसे दो नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक सिक्का और मिलता है तांबे का, तो तांबे के सिक्कों को भी उस समय तांबा नहीं कहा जाता था, इसका एक नाम था मासक, मासक था। तो ऐसे इन सोने, चांदी और तांबा जिनका स्पेसिफिक नाम आपको कई बार पेपर में देखने को मिलता है कि गुप्त काल में या गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था, तो दिनार नाम से उन्हें बुलाया जाता था। चांदी के सिक्कों को आपको रूपक या रूप्यक, या फिर जो तांबे के जो सिक्के हुए हैं उन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं? मासक नाम से बुलाते हैं। ऐसी कुछ जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ इनकी जो अगर हम पुरातात्विक साधनों में जो स्मारकों की अगर बात करें, चैत्यगृह हो गए, मंदिर हो गए, स्मारकें हो गई, ये सारी चीज़ें हमें उस समय की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों की तीनों चीज़ों का हमें क्या करती हैं? वर्णन करती हैं। तो अभी तक हमने समझा गुप्त साम्राज्य के बारे में, उनकी प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक जानकारी के बारे में हमने समझा। परंतु अब सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि ये जो गुप्त लोग हैं इनका वंश क्या था, कहाँ से थे, क्या धर्म था इनका, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं। तो थोड़ा सा जिक्र करते हैं हम गुप्तों के वंश के बारे में, गुप्तों के वंश या गुप्त का वंश, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। इतिहासकार और जिन लोगों ने गुप्त साम्राज्य के बारे में पूर्ण अध्ययन किया है इनके अभिलेखों का, सिक्कों का, उनका कहना ऐसा है कि गुप्त साम्राज्य के किसी भी शासक ने अपनी जाति के बारे में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया है। परंतु एक साक्ष्य हमें ऐसा मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, जिसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ होता है। उसने अपने एक ताम्रपत्र में अपने आप के मतलब अपने परिवार के गोत्र के बारे में, वाकाटक नहीं, इनके मायके के गोत्र के बारे में कहा है। उसका कुछ उल्लेख वहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि इनका जो गोत्र रहा है वो धारण गोत्र रहा है, धारण या धारणा, ऐसा गोत्र ये लोगों ने माना है। अब हम इस चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं मान सकते हैं क्योंकि मात्र और मात्र वही एक जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो एक तो साक्ष्य हमारे पास ये है। दूसरे साक्ष्य की अगर हम बात करें तो अधिकतर विद्वान गुप्त वंश को क्या मानते हैं? वैश्य कैटेगरी का मानते हैं कि ये लोग जो रहे होंगे ये वैश्य रहे होंगे। अधिकतर इतिहासकार और विद्वान ऐसा मानते हैं कि गुप्त साम्राज्य के जो शासक रहे हैं उनकी कैटेगरी वो वैश्य कैटेगरी से थे। वैश्य कैटेगरी क्यों? क्योंकि उनके नाम के अंत में क्या लगा हुआ है? गुप्त लगा हुआ है। क्योंकि ऐसी जानकारी हमें स्मृति में भी देखने को मिलती है। स्मृति के अनुसार ब्राह्मण की उपाधि शर्मा, क्षत्रिय की वर्मा, और जो वैश्य होते हैं उनकी उपाधि होती है क्या? या तो गुप्त या फिर भूति। साथ ही साथ जो शूद्र होते हैं उनकी होती है दास। तो इस हिसाब से स्मृतियों के आधार पे इतिहासकार गुप्त साम्राज्य के शासकों को क्या मानते हैं? वैश्य मानते हैं। गुप्त साम्राज्य के शासकों को क्या मानते हैं? वैश्य मानते हैं। परंतु ये व्यावहारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से, दोनों, सैद्धांतिक से अगर आप माने तो ठीक है, परंतु व्यावहारिक रूप से ये चीज़ें क्या है? सफल नहीं मानी जाती। क्योंकि इतिहास में हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्राह्मण हुए हैं जिनके नाम के अंत में गुप्त लगा हुआ है। आपने देखा होगा विष्णुगुप्त एक ब्राह्मण है ना। आपने बहुत सारे ऐसे नाम देख, भावभूति का नाम सुना होगा आपने, भावभूति भी क्या एक ब्राह्मण है। तो व्यावहारिक रूप से ये चीज़ मान्य नहीं है कि ये एक वैश्य कैटेगरी के रहे होंगे नाम के आधार पे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इतिहासकार इन्हें क्या, किस कैटेगरी में रखते हैं? वैश्य कैटेगरी में भी रखते हैं।
साथ ही साथ कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि ये लोग ब्राह्मण रहे होंगे, इनके वैवाहिक संबंध इन्होंने जिनके साथ भी किए हैं वो क्या किए हैं, इन्होंने ब्राह्मणों के साथ किए हैं। तो इस हिसाब से हमें ऐसा समझ में आता है कि ये लोग ब्राह्मण रहे होंगे, क्योंकि अगर हम इसका एक उदाहरण देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री होती है प्रभावती, उसका विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ होता है, जो कि एक ब्राह्मण कुल का होता है। तो जब एक ब्राह्मण के साथ शादी कर रहा है तो इनका कुल भी इन्होंने क्या माना होगा, ब्राह्मण ही माना होगा। तो इनके वंश के बारे में, इनके बारे में जो जानकारी है उनमें बहुत मतभेद है, आज भी मतभेद है, कहीं पे भी आपको इसका एक सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। फिर भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिया है, जिसमें भी आपको जो भी उचित लगे आप इसको मान के चल सकते हैं। तो ऐसा लगभग हम इनके बारे में समझते हैं, गुप्त वंश के बारे में, इनके बारे में ये जानकारी हमें मिलती है। अब जब इनके वंश के बारे में हमें पता चल गया है तो अब हम ये देख लेते हैं कि गुप्त वंश के ऐसे कौन कौन से शासक हुए हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो गुप्त वंश के शासकों के बारे में अगर हम देखें, गुप्त वंश के शासक, जिसमें सर्वप्रथम जिस शासक के बारे में हमें पढ़ना होता है, जिसे गुप्त वंश का क्या कहा जाता है, संस्थापक भी कहा जाता है, इसने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी, जिसका नाम था श्रीगुप्त। इससे संबंधित सवाल बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी जानकारी ही नहीं है, बहुत कम जानकारी है। इवन इसके जो पुत्र हुए हैं घटोत्कच, उनकी भी बहुत कम जानकारी है। फिर भी हम सिर्फ इतनी जानकारी जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है उसके बारे में हम जिक्र करें तो इनका जो शासनकाल रहा है वो 275 ईसा से लेकर लगभग 300 ईसा तक इनका क्या रहा है, शासनकाल रहा है श्रीगुप्त का। अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि श्रीगुप्त का नाम श्रीगुप्त नहीं था, इसका नाम सिर्फ और सिर्फ गुप्त था। श्री तो सिर्फ इसलिए लगाया गया है, एक सम्माननीय उपाधि के रूप में श्री लगाया गया है, परंतु श्रीगुप्त का नाम क्या है, गुप्त अकेला है, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, जिसमें से स्मिथ हो गए, जायसवाल हो गए, एलन हो गए, ये जो प्रमुख विद्वान हैं इनका मानना ऐसा है। साथ ही साथ इस बंदे ने क्या किया, महाराज की उपाधि भी धारण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है एग्जाम में कि श्रीगुप्त ने क्या किया था, महाराज की उपाधि भी धारण की थी, ऐसा इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर इसके जानकारी, इसको लेके फिर कुछ खास ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद जो इसका पुत्र बनता है जिसका नाम होता है घटोत्कच, तो घटोत्कच श्रीगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का क्या बनता है, शासक बनता है, दूसरा शासक होता है। इस बंदे ने भी क्या किया था, महाराज की उपाधि धारण की थी, इसने भी क्या किया था, महाराज की उपाधि धारण की। इसका जो शासनकाल रहा है वो 300 से लेके 320 ईसा के बीच में इसका शासनकाल रहा है। ऐसा घटोत्कच के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद घटोत्कच के बाद सही मायने में कहा जाए तो गुप्त साम्राज्य शुरुआत होता है, क्योंकि घटोत्कच का पुत्र होता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम एक ऐसा शासक निकला गुप्त साम्राज्य के अंदर जहाँ से ही गुप्त साम्राज्य की पहचान है, जहाँ से ही गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी सटीक मात्रा में देखने को मिलती है। तो अब हम समझेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में कौन कौन से ऐसे कार्य किए और क्यों उसका नाम इतना प्रसिद्ध है, इसको समझते हैं। बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, जो कि गुप्त साम्राज्य का तृतीय शासक हम इसे मानते हैं, परंतु गुप्त साम्राज्य में सही रूप से माना जाने वाला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक, बहुत छोटी छोटी जानकारी के रूप में मैं आपको बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। घटोत्कच का पुत्र होता है चंद्रगुप्त प्रथम। ये वही बंदा है जिसने गुप्त साम्राज्य को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया, बहुत बड़े लेवल पे इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही साथ पहला बंदा था, पहला शासक हुआ जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज, इसने महाराजाधिराज की क्या की थी, उपाधि धारण की। अब उपाधि तो इसे मिल गई, पहले इसका आप टाइम पीरियड समझें। इसका टाइम पीरियड माना जाता है 319 या 320 ईसा से लेके लगभग इसकी जो उपाधि मानी जाती है 335 ईसा तक इसका जो शासनकाल रहा है, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो लगभग 320 से लेके 335 तक का माना जाता है। 319 या 320 ईसा में जब चंद्रगुप्त प्रथम को क्या बनाया गया, राजा बनाया गया, तो उसी समय से क्या हुआ, एक नए संवत की शुरुआत हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा विक्रम संवत जो उस समय चालू हुआ था, शक संवत 57 ईस्वी में चालू हुआ था, ऐसे ही जिस समय चंद्रगुप्त प्रथम को राजा बनाया जाता है तब उसी समय से यहाँ से एक नए संवत की शुरुआत हो जाती है। 1887 में, अभी की बात है, 1887 में एक इतिहासकार हुए, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है डॉक्टर फ्लीट। इनके अनुसार
इस संवत का नाम क्या पड़ा था? गुप्त संवत था। उस संवत का नाम क्या था? गुप्त संवत था, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यहरण के समय पे हुई थी। साथ ही साथ गुप्त संवत का जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को भी माना जाता है, जिसके बारे में जानकारी हमें 1887 ईसा में किसने दिया था? डॉक्टर फ्लीट ने दिया। साथ ही साथ इन्होंने लिच्छवी प्रदेश जो कि नेपाल के करीब में है, नेपाल में है, वहाँ की राजा की जो कन्या थी जिसका नाम था क्या? कुमार देवी। कुमार देवी से इन्होंने क्या किया? विवाह किया। विवाह करने का एक बहुत अच्छा मोटो आप समझ सकते हैं, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के जो सबसे बड़ी वृद्धि या साम्राज्य विस्तार का जो सबसे मुख्य कारण बताया जाता है वो वैवाहिक संबंध है। चंद्रगुप्त प्रथम ने जब लिच्छवी नरेश की कन्या से क्या किया? विवाह किया कुमार देवी से, तो स्वाभाविक सी बात उनको वहाँ का सपोर्ट मिलने लगा, वहाँ से इनको सहायता मिलने लगी। तो इस हिसाब से चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। इसकी जो जानकारी मिलती है हमें कुछ इस विशेष प्रकार के क्या सिक्कों में देखने को मिलती है। विशेष प्रकार के क्या सिक्के? विशेष प्रकार के सिक्कों में कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो सिक्के के एक मुहाने में इनका क्या हुआ है? चित्र बना हुआ है, दोनों राजा रानी का दोनों का चित्र बना हुआ है, और साथ में नाम भी लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी। और सिक्के के पिछले वाले भाग में लिखा हुआ है लिच्छवी है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लिच्छवियों का नाम लिखा हुआ है। तो ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कुछ विशेष प्रकार के सिक्कों से हमें इन दोनों की जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार तो ऐसा भी मानते हैं कि इसका कुमार देवी के साथ विवाह करने का जो कारण था वो ये था कि इन्हें संभवतः वैश्य माना गया। वैश्य मानने के बाद इन्होंने अपने वंश को अच्छा बनाने के लिए, उसको एक नाम देने के लिए इन्होंने क्या किया? ब्राह्मण वर्ग की कन्या, लिच्छवी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग थे, तो क्षत्रिय वर्ग की कन्या से इन्होंने क्या किया? विवाह कर लिया, कुमार देवी से विवाह कर लिया, ताकि इनके ऊपर वैश्य कैटेगरी का एक आरोप ना लगे। तो ऐसे बड़े बड़े इतिहासकार क्या करते हैं? अपने अपने बारे में ऐसा बताते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो हर किसी की चीज़ें हमें मानते हुए चलना भी है, समझना भी है, ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी और कुछ विशेष जानकारी की अगर हम बारे में समझें तो इनका जो साम्राज्य रहा है, साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो जिस समय चंद्रगुप्त प्रथम शासक रहा है उस समय इसका साम्राज्य जो रहा है वो मुख्य रूप से तीन, आज के प्रदेशों की अगर हम बात करें तो आपका जो बिहार वाला क्षेत्र हो गया, पूर्ण बिहार, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया वो, और बंगाल, लगभग बंगाल आपका पूर्वी वाला क्षेत्र जो बंगाल था, पूर्वी वाला क्षेत्र जो बंगाल रहा है। तो ये आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, इन तीनों क्षेत्रों में गुप्त साम्राज्य की यहाँ से शुरुआत चालू होती है। इसके बाद चंद्रगुप्त से संबंधित कोई विशेष जानकारी और नहीं है। इसके लिए मुख्य बातें क्या है, एक चीज़ एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं कि 319-20 से लेकर 335 तक चंद्रगुप्त का क्या रहा है? शासनकाल रहा है। 319 या 20 में ही इसे क्या बनाया गया? राजा बनाया गया, जिसके साथ ही क्या होता है? एक नए संवत की शुरुआत होती है जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। इस चीज़ की जानकारी 1887 में डॉक्टर फ्लीट ने अपने एक तर्क के अनुसार हमें बताया कि गुप्त संवत का जो संस्थापक है वो कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। इसके साथ ही इस बंदे ने क्या किया है? महाराजाधिराज की क्या की है? उपाधि धारण की है, और गुप्त साम्राज्य के अंदर ये पहला शासक है जिसने ऐसा किया है। इसका विवाह हुआ था लिच्छवी नरेश की राजकन्या कुमार देवी के साथ, जो कि संभवतः नेपाल की ओर से थी। इनके विवाह करने के कारण ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा है। अगर इनके साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो आज का आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश और जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, बंगाल, यहाँ तक इनका क्या रहा है? पूरा साम्राज्य का विस्तार रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो 19 से 35 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद इन्होंने अपना जो इनका पुत्र होता है जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त, उसे ये क्या करते हैं? उत्तराधिकारी बना देते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था? भरी सभा के अंदर समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ऐसा कुछ इतिहासकार ऐसी जानकारी देते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अब जो गुप्त साम्राज्य का शासक हमारे लिए ज़रूरी है वो है समुद्रगुप्त। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ समझ लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के अंदर अब जो आपका अगला शासक है उसका नाम है आपका क्या? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अब गुप्त साम्राज्य का क्या रहेगा? यहाँ पे आपका अगला शासक रहेगा। अगर इसके हम साम्राज्य की बात करें तो 335 तक तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया है? शासन किया है। इसके बाद से किसने किया है? आपका समुद्रगुप्त ने शासन किया है। तो 335 से लेके
इसने 380 ईसा तक क्या किया है, अपना शासन चलाया है, शासनकाल चलाया है। इनके राज दरबार में कवि हुए हैं हरिसेन। सेन ने एक प्रयाग प्रशस्ति जो उनके द्वारा लिखा गया है उसमें ये बताया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, पूरी भरी सभा के अंदर इस बंदे को बुला के इसे राज्य का क्या कर दिया था, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। साथ ही साथ उस समय क्या हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया और राज दरबार छोड़ के चले गए। ऐसा हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है क्या, एलन। इतिहासकार है ये एलन। एलन ने बताया कि समुद्रगुप्त, दरअसल इसका नाम समुद्रगुप्त तो था ही नहीं, इसका नाम तो कांच था, क्योंकि सिक्कों में इसका नाम कांच मिला है। फिर भी अगर इसका नाम हम समुद्रगुप्त देखते हैं तो कांच ने क्या किया था, जिस समय इसने बहुत सारे विजयों हासिल की, बहुत सारे युद्ध में विजय हासिल की, तो उन विजयों के संकेत के आधार पे इसने अपने नाम क्या रखा, समुद्रगुप्त रखा। तो अगर सवाल ऐसा आ जाए कि समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम क्या है, तो समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम क्या है, कांच है, कांच। तो याद रखना ये चीज़। और इस बारे में जानकारी हमें किसने दी है, एलन ने दी है, सिक्कों के आधार पे, क्योंकि सिक्कों में क्या मिलता है, समुद्रगुप्त का जो वास्तविक नाम मिलता है वो मिलता है कांच। ठीक है। दरअसल समुद्रगुप्त जो रहा है ये अशोक के एकदम विपरीत रहा है, क्योंकि अशोक की शासन नीतियों में जो चीज़ें हमें देखने को मिली वो मिली है, उसमें अहिंसा मिली है, अनाक्रमण आपको देखने को मिला है, शांति वाला शासनकाल अशोक ने अपनाया। परंतु समुद्रगुप्त इसके जस्ट अपोजिट था, एकदम विपरीत, क्योंकि इसकी जो शासन नीतियों के अंतर जो चीज़ें आती थी वो थी हिंसा, आक्रमण। ऐसे करके ये क्या करता था, अपने साम्राज्य को चलाता था। और जो इन चीज़ों के बाद जो इसे विजय मिलती थी, जो इसको क्या मिलता था, जय मिलता था, यश मिलता था, उसका आनंद भोगने का ये बहुत शौकीन व्यक्ति था, ऐसा माना जाता है। इसकी युद्ध नीतियाँ और इसके साम्राज्य विस्तार इतना प्रबल था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, समुद्रगुप्त जो हुआ है, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में समुद्रगुप्त मात्र एक लौता ऐसा शासक रहा है जिसने आज तक पराजय का मुंह नहीं देखा है। और इसकी इन्हीं नीतियों के कारण, इसकी युद्ध नीतियों के कारण, साम्राज्य विस्तार नीतियों के कारण इसे एक व्यक्ति हुए जिसका नाम है B.S. स्मिथ, उसने इसे क्या कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है। सवाल सीधा सीधा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया है। भारत का नेपोलियन भी इसे कहा गया है। किसने कहा है ये चीज, B.S. स्मिथ। B.S. स्मिथ ने इसे क्या कहा है, भारतीय नेपोलियन का दर्जा दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि इसकी जो युद्ध नीतियाँ थी, इसके साम्राज्य विस्तार की नीतियाँ थी, वो बहुत ही अलग थी। इसी कारण से B.S. स्मिथ ने इसे क्या किया है, भारत का क्या कहा है, नेपोलियन कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समुद्रगुप्त ने अपने बाहुबल से भारत के अंदर जितना भी हिस्सा जीता उससे कहीं अधिक हिस्सा उसकी दहशत में लोग जीते थे। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने जिन क्षेत्रों को जीता वो तो उसका हुआ ही हुआ, वहाँ पे लोग उसकी दहशत से तो जीत ही रहे थे, परंतु साथ ही साथ जिन क्षेत्र में समुद्रगुप्त का शासन नहीं था वहाँ की जनता भी समुद्रगुप्त का क्या, उसकी दहशत में जीते थे। इसीलिए इसे मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है। कई बार ऐसा आपको देखने को मिला होगा कि मौत का दूसरा नाम किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, क्योंकि इसकी दहशत बहुत भयानक थी। दहशत इतनी खतरनाक थी इसकी कि जिन क्षेत्रों में इसका साम्राज्य नहीं भी था, जहाँ पे इसका राज्य नहीं था, वहाँ पे भी लोग इसके नाम से क्या करते थे, डरते थे। साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, अगर आप साम्राज्य विस्तार को ऐसे देखें तो इसका साम्राज्य विस्तार उत्तर में अगर हम चले जाएं तो हिमालय से लेके दक्षिण में क्या हुआ, इन्होंने विंध्य पर्वत तक इसने अपना क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया। और अगर पूरब की बात करें तो पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेके इधर पश्चिम साइड अगर हम आ जाएं तो मालवा तक इसने अपना क्या किया, पूरा साम्राज्य का विस्तार किया। अब आप समझ सकते हो कि गुप्त साम्राज्य का ये ऐसा शासक था जिसने इतने विस्तार रूप से अपने साम्राज्य का क्या किया, इसने विस्तार किया और अपना एक बोलबाला कायम किया। अपने युद्धों की विजय के बाद जब भी ये युद्ध जीत के आता तो अश्वमेध यज्ञ करता। और ऐसा भी माना जाता है कि इस बंदे ने जो भी इसका शासनकाल चलाया है वो वैदिक धर्म के अनुष्ठानों के हिसाब से चलाया है, वैदिक धर्म के हिसाब से चलाया है। दरअसल समुद्रगुप्त विद्या का और क्या, कला का बहुत बड़ा संरक्षक था। इसीलिए इसे एक उपाधि भी दी गई है, कविराज की उपाधि। इसने एक उपाधि धारण की थी, कविराज की उपाधि भी इसने क्या किया था, एक धारण किया था। कई बार आपसे ये
पूछा गया सवाल है कि गुप्त साम्राज्य में ऐसा कौन सा शासक है जिसने कविराज की उपाधि धारण की है। इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि ये खुद तो एक विद्वान था ही था, साथ ही साथ अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों को भी रखता था और विद्या और कला का बहुत बड़ा संरक्षक था। इसी कारण से इसे क्या उपाधि मिली है, कविराज की उपाधि आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जो शासन हम पढ़ते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन पढ़ते हैं। परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन से पहले भी कुछ एक ऐसी अनहोनी घटना है जो कि समझना थोड़ा ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट नहीं है परंतु थोड़ा आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद जो गुप्त साम्राज्य का शासक बना वो बना था रामगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं बना था, रामगुप्त बना था। ऐसा ये भी माना जाता है कि रामगुप्त के शासनकाल में क्या हुआ था, शकों ने गुप्त साम्राज्य पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और जब शक ने इसमें आक्रमण किया था तो रामगुप्त उनसे जीत नहीं पाया। जीत नहीं पाने के कारण क्या हुआ, शकों ने पूरे गुप्त साम्राज्य में अधिकार करने का प्रस्ताव रखा कि अब तो हम पूरे गुप्त साम्राज्य में अधिकार कर लेंगे। तो रामगुप्त क्या करता है, अपने संपूर्ण साम्राज्य को बचाने के लिए रामगुप्त क्या करता है, अपनी पत्नी को शकों को देने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसके साम्राज्य की जनता सुरक्षित रहे। परंतु ये सारी चीज़ें चंद्रगुप्त द्वितीय के सामने हो रही होती हैं, क्योंकि ये जो होता है रामगुप्त का छोटा भाई होता है। समुद्रगुप्त के दो बेटे, एक का नाम रामगुप्त, एक का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जिसमें से रामगुप्त बड़ा था, समुद्रगुप्त के सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस चीज़ का पक्का विरोध किया और शकों को जब ये संधि मंजूर हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पत्नी को हमें पहुंचा देना। तो उसने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसका पत्नी का रूप धारण करके शकों के क्षेत्र में चला जाता है वो, और उस क्षेत्र में जाके शक राजा का क्या कर देता है, वध कर देता है। वध करने के बाद वहाँ से जब वापस आता है तो यहाँ पे आने के बाद भी ये क्या करता है, अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी जो विधवा रानी होती है जिसे शक साम्राज्य ने मांगा था, उसके साथ विवाह कर लेता है, जिसका पुत्र आपको देखने को मिलेगा आगे चल के। तो ऐसी एक बीच की एक अंधकार टाइप की जो कहानी है, ये भी आप इसको समझते हुए चलिएगा कि इसके बीच की ऐसी भी कहानी है। परंतु रामगुप्त हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद सीधा हम पढ़ते हैं किसके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। गुप्त साम्राज्य का जो अगला शासक है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके मेंस के लिए। और फैक्चुअल तो डेटा यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ से मिलती हैं। अगर इसके शासनकाल की हम बात करें तो इसने 375 से लेकर 415 ईसा तक इसने क्या किया है, शासन किया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके पहले रामगुप्त ने भी शासन किया है। रामगुप्त का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, रामगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त के क्या था, पहले था, चंद्रगुप्त के पहले था। परंतु शकों के आक्रमण के कारण ये जब साम्राज्य हार जाता है तो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है ध्रुव देवी। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ध्रुव देवी को क्या करते हैं, शक डिमांड कर लेते हैं उसे लेके जाने की, जिसकी जगह में चंद्रगुप्त द्वितीय जाता है और वहाँ पे शक राजा को मार मूर के आके यहाँ साम्राज्य में कर लेता है। ये सारा जिक्र जो मैं आपको बता रहा हूँ ये विशाखदत्त की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें इसका पूरा जिक्र दिया गया है। ये कहीं से नहीं, ये विशाखदत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम में बताया गया है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फिर भी हम रामगुप्त के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं क्योंकि उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। गुप्त साम्राज्य के कलंकित रूप में इसने काम किया है। हम पढ़ते हैं सीधे किसी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जिसका शासनकाल रहा है 375 से लेकर 415 ईस्वी तक। अगर हम इसके बारे में देखें तो इसे इतिहास में कई अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है और इसके अभिलेखों में भी इसे बहुत अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं कुछ उदाहरण के रूप में आपको बताऊं तो एक अभिलेख है सांची अभिलेख, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज के नाम से बुलाया जाता है। सांची अभिलेख में कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये सांची अभिलेख। सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से बुलाया गया है, देवराज के नाम से बुलाया गया है। ऐसे ही एक वकाटक अभिलेख है जो कि प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया अभिलेख है।
उसमें इन्हें किसी अन्य नाम से भी बुलाया गया है जो देवगुप्त के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए इसे कि वाकाटक के जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के नाम से बुलाया गया है और बहुत सारे सिक्कों में, इसके साम्राज्यकाल के बहुत सारे सिक्कों में इसे देवश्री के नाम से बुलाया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिक्कों पे या अलग अलग अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम अलग अलग पाया गया है, जिसमें से देवराज, देवगुप्त, देवश्री ये सारे उसके नाम हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 पत्नियां थीं, जिसमें से एक का नाम था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उसके साथ इसने विवाह किया था। तो इसकी एक पत्नी थी कौन? ध्रुव देवी, जो कि रामगुप्त की पत्नी थी, दरअसल इसकी भाभी थी, परंतु बाद में इसने इससे शादी कर लिया, जिसके 2 पुत्र होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है आपका क्या? कुमारगुप्त, और एक का नाम होता है आपका क्या? गोविंदगुप्त। ऐसे 2 पुत्र इसके होते हैं, किसके? ध्रुव देवी के। इसके साथ ही साथ इसकी दूसरी पत्नी होती है जिसका नाम होता है कुबेर नागा। ये दरअसल नागवंश की होती है। कहाँ की होती है? ये नागवंश की होती है, और इससे शादी करने का रीज़न भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जिसकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त इसकी पुत्री होती है, जिसका विवाह ये क्या करते हैं? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ करते हैं। ये चीज़ मैं आपको आगे बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। तो इसकी 2 पत्नियाँ थी, ध्रुव देवी, जिसमें से जिसका एक पुत्र था कुमारगुप्त, एक था गोविंदगुप्त, एक और पत्नी नाम जिसका नाम था कुबेर नागा, जो कि संभवतः नागवंश की थी, और प्रभावती गुप्त इसका क्या थी? पुत्री थी। कुबेर नागा से शादी करने का रीज़न समझिए। मैंने आपको बताया कि साम्राज्य विस्तार और अपना साम्राज्य कायम करने के लिए वैवाहिक संबंध एक बहुत बड़ा कारण था। तो इन्होंने नागवंश, अपने आप में एक बहुत बड़ा वंश था, वहाँ की एक लड़की जिसका नाम कुबेर नागा था, उससे इन्होंने विवाह किया। इससे क्या हुआ इनको कि नागवंश की जो भी सेना थी, वहाँ का जो भी साम्राज्य था, वो कंप्लीट रूप से इनको मिल गया। और इसका प्रमाण आपको देखने को मिलेगा कि जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो प्रभावती क्या करती है? इसका एक नाबालिग पुत्र होता है, तो वही नाबालिग पुत्र वहाँ नागवंश का क्या बनता है? शासक बन जाता है। नागवंश का शासक बनने के बाद ऐसा जिक्र देखने को मिलता है कि प्रभावती अपने पिता के अनुसार चीज़ें करती थी। मतलब पिता अनुसार मतलब ये जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके हिसाब से शासन करती थी। आगे चल के प्रभावती भी वहाँ उस क्षेत्र की शासक बन जाती है, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय उसे भी अपने शासनकाल में ले आता है। तो कहने का मतलब वैवाहिक संबंध द्वारा भी गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ी मात्रा में विस्तार हुआ। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों पर विजय हासिल की तो उनकी विजय के उपरांत इसने एक उपाधि धारण की जिसे विक्रमादित्य की उपाधि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विक्रमादित्य। तो इसने एक उपाधि धारण की विक्रमादित्य, शकों पे जीत के कारण से। ऐसी ही उपाधि एक व्यक्ति जो उज्जैन का था, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, शक, जिसने भी क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों पे विजय हासिल करने के उपरांत। तो इसने क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि भी इसने क्या की? धारण की। साथ ही साथ विद्या का बहुत बड़ा प्रेमी इंसान था। स्वयं विद्वान तो था ही था, साथ ही साथ विद्या वालों लोगों को ये संरक्षण प्रदान करता था। ऐसे ही इसके राज दरबार में बड़े विशेष प्रकार के विद्वान होते थे। उनका एक समूह रहता था जिसे ये क्या कहते थे? नवरत्न कहते थे। नवरत्न, जिसमें से कालिदास हो गए, वराह मिहिर हो गए, ठीक है, धन्वंतरी हो गए। ऐसे प्रमुख लोग इसके 9 रत्नों में शामिल थे। तो आप समझ सकते थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन में कितनी परिपक्वता रही होगी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन ना सिर्फ उसकी वजह से बल्कि उसके शासनकाल में रहने वाले लोगों के वजह से भी बहुत फेमस रहा है। इस कारण से चंद्रगुप्त द्वितीय आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 375 से लेकर 415 ईस्वी तक इसने क्या किया? शासन किया। इसका एक बड़ा भाई था रामगुप्त, जिसकी पत्नी का नाम था क्या? ध्रुव देवी। उससे इसने क्या किया? विवाह कर लिया। साथ ही साथ एक और कन्या थी जिसका नाम था कुबेर नागा, जो कि क्या थी? नागवंश की रानी, नागवंश की कन्या पुत्री थी। उससे भी इसने क्या किया? विवाह किया। इस प्रकार से इसकी क्या हुई? 2 पत्नी हुई। बहुत सारी जगह इसका नाम हमें अलग अलग देखने को मिलता है। कहीं कहीं देवराज हमें देखने को मिलता है, कहीं कहीं देवगुप्त, और कहीं कहीं तो देवश्री भी हमें नाम इसका देखने को मिला।
साथ ही साथ इसके कुछ 2 पुत्र हुए, जिसमें से एक नाम है कुमारगुप्त, एक का नाम है गोविंद, जो कि किसके पुत्र हैं, ध्रुव देवी के पुत्र हैं। एक कन्या भी थी इसकी प्रभावती गुप्त, जिसका नाम था, जो कि कुबेर नागा की पुत्री थी, जिसका विवाह हमने किसके साथ किया, वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। आगे चल के ये क्या करता है, उस वाले साम्राज्य को भी अपने साम्राज्य में क्या कर लेता है, मिला लेता है। साथ ही साथ इसने क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। एक बात और, इसके शासनकाल में पाटलिपुत्र और उज्जैनी ऐसे 2 जगह थे। पाटलिपुत्र जो कि इनकी राजधानी थी, पाटलिपुत्र इनकी एक राजधानी थी, और उज्जैनी ऐसी 2 जगह इनके क्या थे, प्रमुख विद्या के केंद्र हुए। इनके यहाँ 2 प्रमुख विद्या के केंद्र थे, तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ऐसी मुख्य बातें जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं, वो सारी आपके सामने हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ इससे संबंधित एक विशेष जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसी के शासनकाल में कुमारगुप्त ने ही क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना कराई थी वो किसने कराई थी, कुमारगुप्त ने कराई थी इसी के शासनकाल में, जो कि आधुनिक गया पटना के पास में आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ मुख्य जानकारी है किसके संबंधित में, कुमारगुप्त के संबंधित में। इसके बाद कुमारगुप्त का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद जो अगला राजा बनता है वो बनता है आपका कौन, स्कंदगुप्त। इनसे संबंधित ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, परंतु फिर भी जो विशेष जानकारी है उनको आप समझ लीजिए। जिसका शासनकाल होता है 455 ईसा से लेके 467 ईसा तक, 455 से लेके 467 ईसा तक इसका क्या होता है, शासनकाल होता है। इसके शासनकाल से संबंधित कुछ मुख्य बातें, 2-3 बातें हैं जिसको समझ लीजिए आप। ये वही राजा है जिसने बहुत पराक्रम रूप से हूणों के आक्रमण में सफलता पाई थी और हूणों को खदेड़ने में इसने क्या किया था, विजय प्राप्त की, एक बात। दूसरी बात ये रही इसके स्कंदगुप्त के संबंधित में कि ये वही बंदा है जिसका एक क्या हुआ, गवर्नर हुआ, जिसका नाम था क्या, पर्णदत्त। पर्णदत्त ने इसी के शासनकाल में सुदर्शन झील के बारे में आपने सुना होगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से बन के चली आ रही थी। तो इसका एक गवर्नर था जिसका नाम था पर्णदत्त, उसने उसका जीर्णोद्धार भी कराया था। ऐसी कुछ विशेष जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो इसके बारे में लिख लीजिए। पर्णदत्त इसका जो था क्या, गवर्नर था, जिसने क्या किया था, सुदर्शन झील का क्या किया था, उसने जीर्णोद्धार कराया था। ये इसकी कुछ विशेष जानकारी है। इसके बाद बहुत सारे शासक भी हुए, ऐसा नहीं है कि स्कंदगुप्त ही अंतिम शासक रहा है, परंतु ऐसा माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली और लगभग जो सबसे पराक्रमी अंतिम शासक जो माना जाता है, वो माना जाता है किसे, स्कंदगुप्त को। इसके बाद और भी हुए, कुमारगुप्त प्रथम हुए, कुमारगुप्त द्वितीय हुए, कुमारगुप्त तृतीय तक हुए, बुद्धगुप्त हुए। ऐसे बहुत सारे शासक हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, गुप्त साम्राज्य का 455 से लेके 550 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। परंतु इस समय में गुप्त साम्राज्य का पतन होना क्या हो गया था, शुरुआत हो गया था, और धीरे धीरे करते करते 550 ईस्वी तक क्या होता है, गुप्त साम्राज्य पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये थी पूर्ण रूप से जानकारी गुप्त। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र जो होता है कुमारगुप्त, जो कि ध्रुव देवी का बेटा होता है, ये इसका उत्तराधिकारी बनता है। ओरली बातें आप समझ लीजिए। उसका शासनकाल 415 ईस्वी के बाद से शुरुआत होता है। ऐसा माना जाता है कि उसे एक उपाधि धारण थी जिसका नाम था महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त के बारे में अगर हम कुछ जानकारी समझें, बहुत ज़्यादा तो नहीं है परंतु कुछ विशेष जानकारी है कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त का शासनकाल होता है 415 ईस्वी से इसका शासनकाल क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है, जो कि 455 ईसा तक चलता है। 455 ईसा तक इसका शासनकाल चलता है। ठीक, इसे महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। महेंद्रादित्य के नाम से भी इसे क्या किया जाता था, जाना जाता था। एक विशेष बात कुमारगुप्त से संबंधित ये है कि जिस समय गुप्त साम्राज्य के जो सिक्के थे उन सिक्कों में गरुड़ की आकृति होती थी, परंतु इसके शासनकाल में जो हमें सिक्के मिले हैं उसमें गरुड़ की जगह क्या हुआ, गरुड़ यहाँ पे नहीं था, इसकी जगह इसके सिक्कों में क्या मिला हमें, मयूर जो होता है मोर, वो इसके सिक्कों में हमें आकृति देखने को मिलती है।
बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक तथ्य है ये आपका कुमारगुप्त के संबंधित। मगर 3 नंबर में अगर आपको कुमारगुप्त के बारे में पूछ ले पीएससी में, तो आप ये तथ्य जरूर लिखना, भले ही कुछ लिखना नहीं लिखना। पहला नाम लिख दीजिएगा कि क्या था ये, इसे महेंद्रादित्य की उपाधि धारण थी। किसका बेटा है किसका बेटा नहीं है ये तो सबको पता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखना है क्योंकि लिमिटेड वर्डों में लिखना होता है। महेंद्रादित्य की इसके पास उपाधि थी। साथ ही साथ क्या हुआ कि इनके सिक्कों में गरुण की बजाय क्या था, मयूर जो कि मोर होता है उसकी आकृति हमें क्या होती है, इसको देखने को मिलती है। तो साम्राज्य के बारे में कैसे गुप्त आए, उनके बारे में क्या जानकारी है, उनके राजाओं के बारे में क्या जानकारी है, उन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या किया है, ये सारी जानकारी मैंने आपको एक ओवरव्यू के रूप में दी है। गुप्त साम्राज्य को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट तो आपने ये देख लिया है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा पार्ट होगा इस गुप्त साम्राज्य से संबंधित यहाँ की सामाजिक स्थिति, यहाँ की आर्थिक स्थिति, यहाँ की राजनीतिक स्थिति, इसके बारे में जो वीडियो आएगा वो आपको अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, अगर आपको ये टॉपिक आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, आप इसे शेयर करें। सब्सक्राइब करने में आपको ये होगा कि जो भी बेल आइकन दबाने के साथ साथ आपको ये होगा कि जो भी आपको वीडियो डलेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको आपकी पढ़ाई में कहीं से कहीं तक कोई बाधा नहीं आएगी। इसके बाद जो भी इस लेक्चर की जो भी PDF होगी वो हम आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे के रखी हुई है, वहाँ पे जाएं, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से आप इन लेक्चरों की क्या कर सकते हैं, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुराने लेक्चर देखने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके साथ ही साथ आप पुराने लेक्चर पूरे देख सकते हैं और उनके PDF आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे के लेक्चर हम आपको समय समय पे प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिसके लिए आप चैनल पे बराबर बने रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और बने रहें द प्रदीप IAS अकेडमी के साथ।